नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया है, जिससे उसने पहले से आपको बता दें कि किया गया हमला बताया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पूरे देश में विशेष और स्थायी आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। ईरान की राजधानी तेहरान के बीच वाले इलाके में 3 जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। धमाकों के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। तेहरान के रिपब्लिक इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं। अभी तक नुकसान या हताहतों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए। ये साफ नहीं हो पाया है कि अलर्ट हाल में हुई कथित कार्रवाई से सीधे जुड़े थे या नहीं। फिलहाल ईरान की तरफ से इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी जाने की खबर नहीं है और तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई तेहरान में नहीं हैं। एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के तहत इंटेलिजेंस विभाग को निशाना बनाया गया। साथ ही तेहरान के बीच वाले हिस्से में भी हमलों की खबर है। इजरायली सेना ने कहा है कि पूरे देश में सायरन इसलिए बजाए गए ताकि लोग सुरक्षित जगहों के पास रहें। सेना ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा है कि लोगों को मिसाइल हमले की आशंका के लिए तैयार रहने को कहा गया है। एक अलग बयान में बताया गया कि देश के सभी हिस्सों में सामान्य कामकाज बंद रहेगा, स्कूल बंद रहेंगे, भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी और ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तर भी बंद रहने वाले हैं। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया है। तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, पर कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके की सिचुएशन दिन ब दिन सामने आ रही है? नहीं, मुझे लग रहा है अभी तक संशय बना हुआ था, सारी आपस में खबरें आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से हमले और मिसाइल की जो धुआं उड़ते हुए और जो चीख पुकार आपातकाल का जो सायरन बजता है वो सब जब हो रहा है तो ये सिद्ध हो गया कि हमला तो हो चुका है। अब ये भी पुष्ट हो गया है कि ये हमला संयुक्त रूप से अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर किया है। अब 2-3 चीजें इसमें और निकल के आई है, जैसे ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली, वो उनके घर को निशाना बनाया गया है और उसके फोटोग्राफ्स उसके गार्डन के बाहर और पीछे बैक साइड का जितना हिस्सा वो जलते हुए का एक गुब्बार भी, मतलब एक तस्वीर सामने निकल के आई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसमें सुप्रीम लीडर उनके नहीं थे, उनको अलग सुरक्षित किसी भी बैरक में पहले ही छोड़ दिया गया, क्योंकि इराक को ये पता चल चुका था पहले कि अमेरिका किसी भी तरीके से और हमें घेराबंदी करने के लिए सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और ये ग्लोबल स्तर पर ये लगभग 2-2.5 महीने से पहले चल चुका था कि इजराइल किसी भी तरीके से ईरान पे हमला करेगा। अब उसमें अमेरिका का साथ मिल गया है। अमेरिका का किस तरीके से उनके साथ में एक पॉलिसी बनी हुई थी कि जो नाटो के जितने भी सदस्य हैं वो इसका विरोध ना करें। इसी बीच में कल एक शांति प्रक्रिया के लिए कल नहीं आज ही एक मीटिंग भी होने वाली थी, जो इसमें इराक और आपके ईरान और इजराइल और 3-4 और देश हैं, जिसमें एक पीस कमेटी बननी थी। उसको बैठ के बात करना था कि ये हमला ना हो, जो मांगे हैं जिस चीज पे डिस्कशन होना वो हो जाए। लेकिन इजराइल ने उसका वेट नहीं करा, उठा के उन्होंने हमला कर दिया। और मुझे लगता है कि इसमें जान माल की क्षति बहुत बड़े लेवल पे होते हुए मुझे दिखाई देती है। अभी जिस तरीके से राइटर्स और अपने यहाँ की जितने भी ANI PTI ने भी जो खबरें दी हैं, तो उससे तो ये पता चलता है, ये तो सिद्ध हो गया कि हमला हो चुका है। अब ये हमला कब तक चलेगा और हमले का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वहाँ की जो वेपन्स जितने भी हब हैं उसको कब्जा करना है, या वहाँ पे जितने भी खनिज पदार्थ तेल वगैरह है, क्या उस पे कब्जा अमेरिका इजराइल के द्वारा करना चाहता है? ये सब चीजें हैं जो चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन बहरहाल एक विश्व बिरादरी की मानवता के हिसाब से अगर आप देखो तो ये हमला कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इजराइल ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया है। तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके की खबर है। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। तो नेता अयातुल्ला को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इजराइल ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया है।
उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले सुबह पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि बच्चे ऊर्जा से भरपूर होकर पढ़ाई में ध्यान लगा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिड डे मील सरकारी की ओर से लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन सुबह के पोषण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। ये पहल दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। रेखा गुप्ता ने इसे बहुत ही सुखद अनुभव बताया और कहा कि ये प्रयास बच्चों के समग्र विकास में सहायक होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का भी उल्लेख किया और कहा कि हर बच्चे के लिए पोषण सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम से बच्चों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये पहल भविष्य में और अधिक बच्चों तक पोषण पहुंचाने में सफल होगी। नन्हे बालकों के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन का ये ड्राइव दिल्ली में शुरू होने जा रहा है, जिसमें सुबह के समय जब बच्चा अपने घर से निकल के स्कूल पे पहुंचता है तब भी उसे एक न्यूट्रिशन डाइट मिल पाए। ये अक्षय पात्रा के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों में किया जा रहा है और हम सबका ध्येय ये है कि हमारे ये जो बालक स्कूलों में आते हैं इनकी ऊर्जा शिक्षा में अच्छे से लगे, उसके लिए इनका पोषण और इनकी डाइट बहुत जरूरी है। मिड डे मील सरकार के द्वारा लगातार वर्षों से दिया जा रहा है, परंतु सुबह के जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता महसूस की गई उसको अक्षय पात्रा के साथ मिलकर के किया जाना हम सबके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। और ये विजन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि पोषण हर बालक के लिए बहुत जरूरी है। उस पोषण की मात्रा हर बालक के लिए बढ़े, उसे भोजन की फैसिलिटी मिले, वो दोपहर को मिड डे मील के रूप में और सुबह जब वो स्कूल आता है तो उसे इस न्यूट्रिशन डाइट के रूप में मिले। ये बहुत सुंदर प्रयास है मेरी ओर से अक्षय पात्रा को। उधर जयपुर में आयोजित राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के विजन के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, जिससे निवेशक आसानी से राज्य में उद्यम स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वो राजस्थान में निवेश कर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को साकार करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि आई स्टार्ट के माध्यम से अब तक 3,450 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। राजस्थान एआई, डीप टेक, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्च पैड विकसित करने का भी उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 और एरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी 2026 के तहत उद्योगों को प्रोत्साहित करने, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और राज निवेश पोर्टल के माध्यम से निवेश को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों की जानकारी दी। समिट में आर्मेनिया गणराज्य के राजदूत वहागन आफियान और विभिन्न स्टार्टअप फाउंडर्स उपस्थित रहे, जिन्होंने भारत आर्मेनिया तकनीकी सहयोग और नवाचार के क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने की संभावना पर चर्चा की। उधर श्री गंगानगर में सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी और पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी पंचायती राज और निकाय चुनावों के लिए अपनी पार्टी की रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि 9 मार्च के बाद पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की तरफ से जिले में बड़ी सभाएं और रैलियां आयोजित की जाएंगी। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी की नीतियों और चुनावी रणनीति की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाएगी, जिससे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से निराश है और प्रदेश की जनता अब एक सशक्त विकल्प की तलाश में है। इस मौके पर सीताराम नायक, अध्यक्ष नायक समाज, विजयपाल बेनीवाल, दानाराम बेनीवाल, पंकज खोत, सुशील सिहाग, प्रभारी श्री गंगानगर सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिला हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। हम गंगानगर और नानगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी हम लीडरशिप यहाँ घूम रही है और यहाँ पर जो है हमारे संगठन का बूथ स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक विस्तार करने के लिए भी हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और साथ ही आगामी जो पंचायत राज के चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर भी हमारा
हमारी पार्टी उस रूप में एक रणनीति के रूप में या तैयारी के साथ हम उस सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में जो है 10 मार्च के आसपास हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब का कुछ रैलियां और कुछ रोड शो करने का कार्यक्रम भी है। उस रूप में भी हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हो रही है। जिला हेडक्वार्टर पर वहीं बालोतरा के पास बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे पर पचपदरा थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जोधपुर से सांचौर आ रही निजी ट्रैवल्स की MR बस अचानक एक ट्रेलर से टकरा गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 6 से 7 यात्रियों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की राहत टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा रही है। हाईवे पर यातायात बाधित होने के कारण सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बस और ट्रेलर की गति, वाहन की स्थिति और सड़क की हालत समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों और उनके परिवारों को घायलों की सुरक्षा और मदद सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। उधर चित्तौड़गढ़ में निजी विद्यालयों के संगठन सीसा ने RTE राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंता जताई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि RTE के विरोध में नहीं है, लेकिन लगातार नियमों में बदलाव और वर्षों से लंबित भुगतान के कारण सत्र 2026-2027 में RTE के तहत प्रवेश देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा। सीसा अध्यक्ष दिलीप पोखरना ने कहा है कि वर्ष 2009 से 2010 से निजी विद्यालय RTE के मूल प्रावधानों के अनुसार प्रवेश दे रहे हैं, लेकिन 2019 के बाद नियमों और एंट्री लेवल में लगातार बदलाव हुए हैं। वर्तमान में PP3, PP4, PP5 और कक्षा 1 को एक साथ एंट्री लेवल घोषित किया गया है, जिससे गंभीर विसंगतियां पैदा हुई है। संगठन ने यह भी बताया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रवेश के लिए प्रतिपूर्ति अपेक्षित होने के बावजूद भुगतान केवल प्रथम कक्षा के आधार पर किया जा रहा है, जबकि कई वर्षों से लंबित भुगतान और स्पष्ट शासनादेश न मिलने के कारण विद्यालय संचालक न्यायालय का रुख करने पर मजबूर हुए हैं। सीसा ने दोहराया कि उनका उद्देश्य अधिनियम का विरोध नहीं, बल्कि इसके पारदर्शी और न्याय संगत क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर संगठन के 14 सदस्य मौजूद थे। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और RTE के जो मूल नियम है उसमें जो विसंगतियाँ आई है उसको हम स्पष्ट रूप से निर्देश चाहते हैं सरकार से कि वो किन किन क्लासों में एडमिशन देना चाहती है और रीपेमेंट का क्या पोजीशन रहेगा। जब तक क्लियर पोजीशन नहीं बताई जाएगी हम लोग इस बार एडमिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हमारी नौबत आ गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बावजूद भी पैसा देने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। चित्तौड़गढ़ में तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर पूरे राजस्थान में करीब 950 करोड़ रुपये बाकी है। अभी सर RTE में जो नियम सर, नियम स्टार्टिंग में था क्लास 1 से एडमिशन देना है, उसको चेंज करके राजस्थान गवर्नमेंट ने नर्सरी किया। 10 साल वो बराबर चला और अभी 26-27 में उन्होंने कह दिया 4 क्लास में आपको एडमिशन देना। उधर देवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मियाला के पास रात के अंधेरे में अज्ञात हमलावरों ने पत्थरबाजी कर 2 युवकों को घायल कर दिया। ये घटना बुधवार रात करीब 1 बजे हुई, जब जगपुरा निवासी रोशन सिंह वापिस से श्रीनगर जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार 10 से 12 अज्ञात लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही वाहन उनके पास आया उन्होंने पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में सुमेर सिंह, आपको बता दें कि के सिर पर गंभीर चोट आई है और उन्हें अस्पताल में 3 टांके लगाने पड़े। एक अन्य व्यक्ति के सिर में भी चोट आई। घायल दोनों को तुरंत राजकीय अस्पताल देवगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही देवगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल कमल मीणा और हरिराम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर भागने में सफल रहे, लेकिन उनकी पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 58 पर रात के समय यात्रा करने वाले वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और गश्त बढ़ाकर हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर 8 वर्षीय सरस्वती पुत्री जयंतीलाल कलासुआ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। छात्रा राप्रवावी चुंडावाड़ा में पहली कक्षा की छात्रा थी और स्कूल से घर लौट रही थी, तभी एक स्कूटी ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सरस्वती को पहले CHC सिमलवाड़ा ले जाया गया और बाद में डूंगरपुर व उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजन और ग्रामीण स्कूटी मालिक के घर जाकर मौताना राशि की मांग करने लगे, जिससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलने पर
दम्बोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर शव को परिजनों के घर पहुंचाया। हालांकि वार्ता के बावजूद कोई सहमति नहीं बन पाई। परिजनों ने बिना मौताना राशि लिए अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया और मोक्षधाम में शव का अंतिम संस्कार किया। मासूम के पिता जयंतीलाल ने स्कूटी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे में गांव में शोक की लहर है और ग्रामीण दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग भी कर रहे हैं। उधर खाटू श्याम धाम 365 हेड फिर चर्चाओं में है। इस बार मामला पत्रकारों के साथ कथित अभद्रता का है। तो पत्रकार रमेश कुमार रावला और उनकी टीम मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई पानी की छबील की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान छबील संचालित करने वाले कुछ लोगों ने कथित रूप से कवरेज का विरोध किया और टीम के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामान्य बहस अचानक तीखी नोकझोंक में बदल गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बहस और हंगामे के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद स्थानीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पत्रकार रमेश कुमार रावला का कहना है कि उन्हें पेशेवर कर्तव्य निभाने से रोका गया और अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ा। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित पक्षों पर दबाव बढ़ गया है। इस घटना ने धार्मिक स्थलों में पारदर्शिता, व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर पीपल खूंट में ग्राम पंचायत बोरी पी की तरफ से भगवान बिरसा मुंडा चौराहा एवं उनकी मूर्ति स्थापना का 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से आयोजित हुआ। ग्राम पंचायत प्रशासक प्रेम शंकर निनामा के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में जनप्रतिनिधियों, संत महात्माओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत 26 फरवरी को भजन कीर्तन से हुई और 27 फरवरी को विधि विधान से भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर आदिवासी अस्मिता और गौरव का माहौल देखने को मिला। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना भी सामने आई जब प्रेमा शंकर निनामा के भाजपा मंडल महामंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने उन्हें पुनः पद की जिम्मेदारी सौंप दी। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मान शंकर निनामा और अध्यक्ष पूर्व विधायक हरेंद्र निनामा ने की और कार्यक्रम में शंकर महाराज टामटिया एवं शंकर महाराज खेड़ा सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। उधर डीडवाना में स्वच्छ भारत मिशन शहरी राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर और डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता ने डीडवाना का दौरा किया। पहुंचने पर एसडीएम विकास मोहन भाटी और नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह ने उनका स्वागत करते हुए गुलदस्ता भेंट किया। जिला टाउन हॉल में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में गुप्ता ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि स्वच्छता में अब कोई बहाने नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री के संकल्प स्वच्छ और विकसित राजस्थान को पूरा करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में गुप्ता ने प्लास्टिक को शहर की सुंदरता पर दाग और गाय का हत्यारा बताते हुए पूरी तरह प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक टॉयलेट शहर के मंदिर की तरह साफ होने चाहिए और व्यावसायिक क्षेत्रों में 100% नाइट स्वीपिंग अनिवार्य हो। उन्होंने बजट और कर्मचारियों की कमी को बहाना बताया और खुले प्लॉट या कचरा फैलाने वालों पर भारी जुर्माने, साथ ही जरूरत पड़ने पर प्लॉट सीज करने के आदेश दिए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, RUIDP और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई और शहर के डिवाइडर व बाग बगीचों के रखरखाव को शहर का आभूषण बताया गया। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे राजस्थान को मालूम है कि राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे इसी माह की 2 तारीख को राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ये पद मेरे पास पिछली दोनों सरकारों में रहा है। मैं डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति रहा था जब मेरी नगर परिषद ने स्वच्छता में 1 नहीं 2 नहीं अनेकों प्रकार के ऐतिहासिक कार्य करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्मान्य अमित भाई शाह और अनेकों मुख्यमंत्री और भारत सरकार से राष्ट्रपति महोदय से हमने निरंतर आज तक हम सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह था कि हमने स्वच्छता को धरातल पर इतनी मजबूती से उतारा जिससे सरकार की भी वाहवाही हुई और जनता में हमारे प्रति जो विश्वास जागृत हुआ, उसी को लेकर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है और मैं निरंतर हर जिले में जाके हर निकायों की बैठक लेता हूं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा व्यवस्थित कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी निकायों की भी फिजाएं बदलेगी। जनता हमसे बहुत उम्मीद रखती है, सरकार आप लोगों पर विश्वास करती है। उस विश्वास की कसौटी में खरा उतरने के लिए निगम और पालिका और परिषद का सबसे बड़ा दायित्व है कि शहर स्वच्छ होना चाहिए। जिस शहर में स्वच्छता होगी उस शहर में रहने वाले लोग स्वस्थ होंगे और आने वाले समय में मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, स्वच्छता धरातल पर उतरेगी तो राजस्थान समृद्ध और विकसित राजस्थान बनेगा, राजस्थान सपनों का राजस्थान बनेगा। इसके लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण पूरे राजस्थान में हो रहा है।
सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक उधर राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों की जमीन बीमा पॉलिसी का पैसा हड़पता था। इस मामले में 3 आरोपियों सूरज कुमार छपरा, जगदीश गर्ग और मयंक कटारिया को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि गिरोह मुख्य रूप से डॉर्मेट पॉलिसियों या लंबे समय से बीमार पॉलिसी धारकों को निशाना बनाता था। आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज बनाकर असली पॉलिसी धारक के नाम पर बैंक खाता खोला और बीमा क्लेम की राशि उस खाते में ट्रांसफर कर पैसा निकाल लिया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में भी ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका था। देखिए, ऑपरेशन साइबर हंट के तहत जिला स्पेशल टीम व थाना कोतवाली की संयुक्त टीमों द्वारा एक फ्रॉड का पर्दाफाश कर 3 अभियुक्तों, जिसका नाम सूरज कुमार निवासी छपरा बिहार, जगदीश गर्ग निवासी सलूम्बर और मयंक कटारिया निवासी उदयपुर को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त फर्जी आधार कार्ड व अन्य फर्जी दस्तावेज बना करके आम जन के जीवन बीमा पॉलिसीज का पैसा हड़पने का काम किया करते थे। ज़्यादातर ये ऐसे पॉलिसीज को टारगेट किया करते थे जो पॉलिसीज डॉर्मेंट पड़ी हुई है या जो पॉलिसी होल्डर्स है वो बीमार चल रहे हैं। ऐसे पॉलिसीज को टारगेट करके ये फर्जी आधार कार्ड व अन्य फर्जी दस्तावेज बनवा करके उसी पॉलिसी होल्डर के नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवा करके उस पॉलिसी का पैसा उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा करके फ्रॉड किया करते थे। वहीं हनुमानगढ़ के थालड़का गांव में शुक्रवार को वकील पुत्र अमर सिंह बरौड़ की 8वीं पुण्यतिथि पर बहुउद्देशीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वकील बरौड़ के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर की गई। शिविर में आपको बता दें कि शिविर में आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौहर से डॉक्टर सुनील गोदरा, डॉक्टर नीरज जांगीड़, डॉक्टर कैलाश अग्रवाल और जनता हॉस्पिटल एलानाबाद से डॉक्टर रिया कंबोज की टीम ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। इस दौरान 432 मरीजों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। उधर कामा में महोत्सव के दूसरे दिन पारंपरिक होली के विभिन्न स्वरूपों का गरिमामय आयोजन हुआ। लाल दरवाजा कामा पर विधि विधान से गणेश पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दोपहर में कामा के प्रमुख मंदिरों में प्रतिवर्ष की भांति गुलाल होली, कुंज गुलाल होली, दूध दही होली, लड्डू होली और लठमार होली के पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न हुए। गोपीनाथ जी मंदिर एवं श्री लाला राधा वल्लभ जी मंदिर से गोकुल चंद्रमा मंदिर तक राजस्थानी लोक कलाकारों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में ब्रजवासियों की भीड़ मौजूद रही। शाम को राधा वल्लभ जी मंदिर में फूलों की होली और लठमार होली का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। पर्यटन विभाग ने जिले वासियों, पर्यटकों और कला प्रेमियों से अपील की कि वो अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर महोत्सव को सफल बनाएं और आपसी सौहार्द बनाए रखें। यह आयोजन न केवल स्थानीय संस्कृति का उत्सव है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना। उधर तारानगर थाना परिसर में होली और ईद उल फितर पर्व को लेकर शुक्रवार को पुलिस उप अधीक्षक रोहित सांखला की अध्यक्षता में सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और नो पार्किंग बोर्ड लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। डीएसपी रोहित सांखला और सीआई सतपाल बिश्नोई ने सभी से अपील की कि वो त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। होलिका दहन के बाद में रंग वाला प्रोग्राम होगा नेक्स्ट डे। उसमें भी सभी से यही आग्रह है कि भी प्यार प्रेम से जो है वो उस पर्व को मनाएंगे। किसी की रड़क निकालने के लिए वो दिन चूज ना करें। वो वहाँ तो 5 मिनट की रड़क निकलेगी, फिर यहाँ जो है वो कई देर निकलेगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, प्यार प्रेम अपनी जगह है, लेकिन कई जगह जो है वो डांट डपट भी करनी पड़ती है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रंगों का त्यौहार है, उसको वही खुशी के साथ में मनाएं। किसी प्रकार का कोई आपसी मनमुटाव है, वो दूर करने की जगह है, उसको बढ़ाने की दिन नहीं है वो। उधर शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक मनीष यादव ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार पर ग्रामीण विकास की मूल भावनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर न कराने से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हुई है और केंद्र से मिलने वाली लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि अटकी हुई है। विधायक ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बताया और कहा कि योजना का वास्तविक लाभ दावा किए गए 125 दिन रोजगार के बजाय केवल 42 से 45 दिन तक ही ग्रामीणों को मिला। उन्होंने आलोचना की कि केंद्र और राज्य के बीच अनुदान वितरण में
60-40 के अनुपात को बढ़ाकर 40% राज्य का हिस्सा करना अन्यायपूर्ण है और इसे योजना वित्तीय उलझनों में फंसेगी। मनीष यादव ने यह भी कहा कि मनरेगा को कमजोर करना सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और पलायन बढ़ाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र का किसी कानून के तहत राज्यों का खर्च का दायित्व डालना संघीय ढांचे के विपरीत है और इससे पहले पर्याप्त परामर्श और सहमति नहीं ली गई। विधायक ने सरकार से अनुरोध किया कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मूल रूप में पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उधर श्रीगंगानगर में तपोवन ट्रस्ट ने एक प्रेरणादायी पहल तपोवन खिलौना लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है। इस अभियान के मूल मंत्र हैं पुराने खिलौने नई खुशियां। इसका उद्देश्य उन खिलौनों को पुनः उपयोग में लाना है जो अब घरों में काम नहीं आ रहे, ताकि वो उन बच्चों तक पहुंच सके जो महंगे खिलौने खरीदने में असमर्थ हैं। इस पहल से न केवल संसाधनों का सदुपयोग होगा बल्कि समाज में साझा करने की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि इस प्रकल्प की नींव और संचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से बच्चों और महिलाओं के समूह ने उठाई है। आदित्रि, अक्षित और दिव्यांशी जैसे बच्चों ने मॉल और बाजारों में अन्य बच्चों को खिलौनों के लिए तरसते देखा और सोचा कि क्यों ना हर बच्चे का बचपन खुशहाल बनाया जाए। यही विचार अब संस्थागत रूप से बदल चुका है और इसका संचालन महिलाओं और बच्चों के दल की तरफ से किया जा रहा है। तपोवन खिलौना लाइब्रेरी हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक प्रयास है और समाज में सहयोग, समानता और साझा करने की भावना को मजबूत करने वाला उदाहरण साबित होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।